हेलो एवरीवन, सो HS22 के डी रॉ सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज हम थर्ड पोर्शन लेने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस का, जिसमें 1857 रिवोल्ट और कुछ और टॉपिक्स इसमें डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के फॉर्म में। सो जस्ट हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फिर से एक रिमाइंडर कि हमारी ऐप में HPS प्रीलिम्स वाले सेक्शन में जो टेस्ट सीरीज़ वाला सेक्शन है, इसमें आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी रिसोर्सेज वाले सेक्शन में, और जो भी PDF आपको चाहिए आपको वहाँ से मिल जाएगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। सो ये एक स्टेटमेंट्स हैं, 3-4 स्टेटमेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन में। तो आपको यहाँ पे ये पहचानना है कि कौन से यहाँ पे लीडर की बात की जा रही है। तो इनको फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म कहा जाता था इनके एफर्ट्स के लिए, क्योंकि मराठी लैंग्वेज में इन्होंने काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स की, और इन्होंने फर्स्ट न्यूज़पेपर भी इस लैंग्वेज में दिया जिसका नाम है दर्पण। 1830s की ये बात है। और इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स की काफ़ी ज़्यादा बातें की, स्पेशली विडो रीमैरिज, विमेंस एजुकेशन और बाकी सब चीज़ों की। साइंटिफिक सेट ऑफ माइंड को प्रमोट करने की बात की, रैशनलिस्ट आउटलुक को प्रमोट करने की बात की। तो एक कौन से लीडर हैं महाराष्ट्र के जो वहाँ के बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर्स में से एक हैं, जिनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। सो ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करने हैं यहाँ पे। क्या वो चिपलुंकर थे, क्या वो बाल शास्त्री जाम्बेकर थे, जस्टिस राणादे थे, या फिर जी अगरकर थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी, डैट इज़ बाल शास्त्री जाम्बेकर, जिनको फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म भी कहा जाता है, और ये दर्पण नाम का जो पेपर है वो उनके साथ एसोसिएटेड है। तो सी यहाँ पे आंसर होगा। ना सेकंड क्वेश्चन। अभी एक और सोशल रिफॉर्मर है केशव चंद्र सेन, जो कि काफ़ी अपने टाइम पे कंट्रोवर्शियल रहे हैं। उनके बारे में 3 स्टेटमेंट्स हैं। सो इन्होंने आदि ब्रह्मो समाज स्टार्ट किया 1866 में। दिस इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि इन्होंने स्टार्ट किया था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। आदि ब्रह्मो समाज था देवेंद्र नाथ टैगोर का, जो कि फादर थे रविंद्रनाथ टैगोर के। उनसे कट कर इन्होंने अपना ब्रह्मो समाज बनाया, डैट वाज ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। तो एक पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सेकंड वाज ही वाज क्वाइट इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ क्रिश्चियनिटी। ये एकदम सही स्टेटमेंट है। क्रिश्चियनिटी वाला जो एंगल है वो इनके साथ ऐसा जुड़ा था कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहे थे। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि हिंदू रिलीजन छोड़ के ये क्रिश्चियनिटी में जाने वाले हैं और दूसरों को भी कन्वर्ट करने वाले हैं, इसलिए ये बहुत ही एक कंट्रोवर्सी का पॉइंट था, क्योंकि इन्होंने क्रिश्चियनिटी के कुछ आइडियाज़ लेने शुरू किए। हालांकि इन्होंने कभी भी अपना रिलीजन नहीं छोड़ा, इसके कुछ गुड आइडियाज़ ही अपने समाज में ये लेकर आए। सो दैट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट है कि इन्होंने अपनी ही माइनर डॉटर, जो कि 18 साल से छोटी की होगी, उसने कूच बिहार स्टेट के जो प्रिंस है उसके साथ शादी कर दी। उसके साथ जो राजा थे कूच बिहार के, ये कूच बिहार वेस्ट बंगाल और असम के एकदम बॉर्डर पे आपको पड़ता है, ये बिहार में नहीं है। तो वहाँ पे एक प्रिंसली स्टेट थी, उसके राजा के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी तय कर दी, जबकि ये आदमी एक्चुअल में चाइल्ड मैरिज को ऑन पेपर अपोज कर रहा था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी हाईलाइट होती है। स्टेटमेंट एकदम सही है। तो हिपोक्रेसी हाईलाइट होगी कि खुद तो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे, लेकिन अपनी ही बेटी की चाइल्ड मैरिज कर दी। तो काफ़ी क्रिटिसिज्म इनका हुआ इस बात पे। सो 2 और 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट होंगे। बी विल बी द राइट आंसर। केशव चंद्र सेन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर थे ब्रह्मो, जो पूरी ब्रह्मो मूवमेंट चली थी। ना थर्ड क्वेश्चन इज कि इनमें से कौन सी सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स हैं वो रिवाइवलिस्ट थी। अब रिवाइवलिस्ट का क्या मतलब होता है कि जो पुरानी वैल्यूज़ को, या पुराने लाइफस्टाइल को, या फिर जो भी पहले प्रथाएं चलती थी, वैल्यूज़ थी, रिचुअल्स थे, उनको एज इट इज़ वापस लाना चाहते हैं। सो डैट मीन्स कि ये रिफॉर्म नहीं करना चाहते। रिफॉर्म करना चाहते तो बहुत कम करना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं ओल्ड सिस्टम को दोबारा लाना चाहते हैं कि जो पहले था वो सही था। तब इसमें देखते हैं रिवाइवलिस्ट कौन कौन सी थी। आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल मूवमेंट और फर्राइजी मूवमेंट। अब यहाँ पे जो आर्य समाज हैं वो भी बैक टू द वेदास का सोल्यूशन देती थी कि कहीं ना कहीं वेदास में जो सिस्टम था हमें वही लेके आना है। तो ये भी रिवाइवलिस्ट थी। रामकृष्ण मिशन रिफॉर्म की बात करती थी, जो स्वामी विवेकानंद का आइडिया था, तो ये रिफॉर्मिस्ट थी। रिफॉर्म की बात करती थी, तो रिवाइवलिस्ट वाला एंगल यहाँ पे नहीं था, तो दिस इज़ रॉन्ग।
थर्ड है थियोसॉफिकल मूवमेंट, जिसमें एनी बेसेंट ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये भी एंशियंट हिंदू रिलीजन की वैल्यूज़ को दोबारा रिवाइव करना चाहते थे। दिस इज़ ऑल्सो रिवाइवलिस्ट। और फराइजी मूवमेंट एक इस्लामिक मूवमेंट थी जो फिर से पुरानी वैल्यूज़ को, इस्लामिक वैल्यूज़ को दोबारा से लाना चाहते थे। सो दिस इज़ ऑल्सो अ रिवाइवलिस्ट वन। सो 2 को छोड़ के जो कि रिफॉर्मिस्ट समझ में आती है, बाकी सारी की सारी रिवाइवलिस्ट थी। सो 1, 3 वो 4 विल बी द करेक्ट आंसर। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। सो रिवाइवलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट, यहाँ पे जो 2 की वर्ड्स हैं, ये चीज़ें आपने यहाँ पे पकड़ के रखनी है। इनका मतलब आपको पता होगा, नहीं भी आता होगा आप वो चीज़ ईजिली सॉल्व कर पाओगे। नाउ क्वेश्चन 4th है कि इनमें से कौन से लीडर को राजा राम मोहन राय ऑफ आंध्र प्रदेश कहा जाता है? क्या वो आचार्य रंगा थे, अलूरी सीताराम राजू थे, वीरेसलिंगम थे, या फिर ईवी रामासामी नायकर थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। तो इसका करेक्ट आंसर है कंडुकूरी वीरेसलिंगम, जो कि 19th सेंचुरी के सेकंड पार्ट में आंध्रा वाले एरिया में काफ़ी एक्टिव थे। विडोज़ के कॉज के बारे में इन्होंने काफ़ी अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की। फीमेल एजुकेशन के रिगार्डिंग इन्होंने काफ़ी स्कूल्स बनाए। हितकर्णी स्कूल इन्होंने बनाया आंध्र प्रदेश में 1908 के आसपास। और बाकी जैसे बाल शास्त्री जाम्बेकर का हमने पढ़ा, तो वही एक्टिविटीज़ इन्होंने की सोशल रिफॉर्म वाली आंध्र प्रदेश वाले इलाके में, स्पेशली विडोज़ री मैरिज की जब हम बात करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे ये उस चीज़ में। तो जो कि वीरेसलिंगम है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आचार्य एन.जी. रंगा जो हैं वो एक फार्मर्स के लीडर थे उस टाइम पे, क्योंकि किसान सभाएं बन रही थी 1920-30s के आसपास। एंड अलूरी सीताराम राजू एक ट्राइबल हीरो थे, तो उनका इन चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। सो सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। 5th क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। अभी अलीगढ़ मूवमेंट के रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट्स हैं, तो ये हम देखने वाले हैं। सो द साइंटिफिक सोसाइटी जो कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का बनाया गया था, इट वॉज अ लिटरेरी सोसाइटी फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान इन 1870। दिस इज़ रॉन्ग। अब यहाँ पे ईयर का मैंने डिफरेंस डाल दिया है, ये 1864 में बनी थी। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स है, जैसे अलीगढ़ जो मूवमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो उनमें से कुछ जो ईयर्स हैं, जैसे 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी बनी, 1875 में आर्य समाज फाउंड हुआ, तो वैसे ईयर्स आपने याद रखने हैं, अदरवाइज टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। सेकेंड है द अलीगढ़ मूवमेंट अल्टीमेटली केम टू बी डोमिनेटेड बाय द ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स। ये भी सही है। हालांकि जो सर सैयद अहमद खान थे वो इस्लाम में रिफॉर्म की बात करते थे, मॉडर्नाइजेशन की बात करते थे, इंग्लिश एजुकेशन की बात करते थे कि इस्लाम के साथ हमें वेस्टर्नाइज भी होना पड़ेगा कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी अलीगढ़ जो स्कूल बना, जो पूरी यूनिवर्सिटी और जो एजुकेशन का सिस्टम सेटअप हुआ, उसमें कट्टर एलिमेंट्स आते गए और ये जो सारा पर्पज़ है ये ग्रेजुअली कहीं ना कहीं डिफीट होता गया। तो मॉडर्नाइजेशन का जो पेस था वो ना ही स्लो हुआ, वो कहीं ना कहीं बंद भी होना शुरू हो गया। And third statement is कि they received considerable support from the British government. That is absolutely true. अलीगढ़ मूवमेंट को ज़्यादा सपोर्ट देने के पीछे ये भी एक कारण था कि अदरवाइज़ जो नेशनलिस्ट मूवमेंट फल फूल रही थी उसको नीचे गिराना था। और बाद में यही सर सैयद अहमद खान जो शुरुआत में कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम यूनिटी को सपोर्ट करते हैं, बाद में कांग्रेस से डरना शुरू हो जाते हैं। और 2-3 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होंगी, सो 20 में करेक्ट आंसर होगा। अब 6 क्वेश्चन देखते हैं। जो शिवनाथ शास्त्री थे वो कौन सी मूवमेंट या समाज के साथ जुड़े हुए थे? स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है। तो क्या वो ब्रह्मो समाज था, प्रार्थना समाज था, रामकृष्ण था, या इनमें से कोई भी नहीं था? सो द करेक्ट आंसर विल बी ब्रह्मो समाज। ये बंगाल के लीडर थे, बहुत अच्छे राइटर थे, और इन्होंने ब्रह्मो समाज की वैल्यूज़ को फैलाने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, स्पेशली बंगाल वाले एरिया में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं ब्रह्मो समाज के एस्पेक्ट से अगर हम देखें। तो ये राइटर, फिलोसोफर और काफ़ी सारे टैग्स इनके साथ जुड़े होते हैं। बहुत ज़्यादा डीप में इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, बट ये ब्रह्मो समाज वाला एंगल ज़रूर हमने यहाँ पे याद रखना है। सो ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। ना 7th क्वेश्चन, ये 1857 रिवोल्ट के रिगार्डिंग है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि सिख्स एंड पठान्स हेल्प्ड इन क्रशिंग द 1857 रिवोल्ट। ये एकदम सही स्टेटमेंट है। ये बहुत अजीब बात है कि जब सेंट्रल इंडिया में रिवोल्ट हो रहा था और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो सिख्स हैं और जो पठान्स हैं, जो नॉर्थ वेस्ट एरिया जो आज पाकिस्तान का वज़ीरिस्तान वाला इलाका है, वहाँ पे जो रिज़ाइड करते हैं, उन्होंने अंग्रेज़ों की हेल्प की यहाँ पे कि जितने भी विद्रोह कर रहे हैं सिपाही, उनको क्रश किया जाए। क्योंकि मुग़ल से इतना ज़्यादा चिढ़ते थे
कि वो नहीं चाहते थे कि, क्योंकि जो एक टाइटुलर हेड बनाया हुआ था, सेरेमोनियल हेड, वो मुग़ल बादशाह थे, तो बिल्कुल भी मुगल्स का रिवाइवल नहीं चाहते थे, इसलिए ब्रिटिश की हेल्प करते हुए देखे, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। सेकंड है सदर्न इंडिया एंड लार्ज स्टेट्स सच एज हैदराबाद ने भी कोई रोल प्ले नहीं किया, ये भी एकदम सही है, क्योंकि जो सारा 1857 रिवोल्ट है वो मोस्टली सेंट्रल इंडिया तक ही सीमित रह जाता है, और बाकी पार्ट्स में अगर होता भी है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो ना के बराबर रहता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। और थर्ड में जॉन निकोलसन नाम के ऑफिसर ने दिल्ली में रिवोल्ट को सप्रेस किया, ये भी सही है। तो इसमें सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएंगे, सो डी विल बी द राइट आंसर। और स्पेशली कौन से ऑफिसर ने कहाँ पे कौन से रिवोल्ट को सप्रेस किया है, ये चीज़ भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। नाउ 8th क्वेश्चन, ये अगेन एक स्टेटमेंट है कि किस इंसान ने स्टेटमेंट दी, कौन से इंग्लिश पर्सन ने। सो विच इंग्लिश जनरल गेव द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रानी ऑफ झांसी कि हेयर ले द वुमन हु वाज द ओनली मैन अमंग द रेबल्स। तो एक्चुअली में हुआ क्या, जब रानी झांसी को हरा दिया गया, जब उनकी डेथ हो गई, जब उनकी शहादत हो गई, तो फिर जब उनकी बॉडी पड़ी हुई थी तो जिसने हराया वो हराने के बाद भी उनकी तारीफ़ कर रहा है कि सारे के सारे विद्रोहियों में एक ही औरत थी, लेकिन मर्दों की तरह एक्चुअल में वही लड़ी। तो ये कहने वाले कौन थे, जनरल ह्यू ग्रोस, जिन्होंने झांसी में रिवोल्ट को सप्रेस किया। बड़ी मुश्किल से वो जीते, लेकिन जीतने के बाद भी अपने अपोनेंट की तारीफ़ करने में वो पीछे नहीं रहे। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने ही दिया, जनरल ह्यू ग्रोस ने। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 9th क्वेश्चन इज अगेन 1857 रिवोल्ट के बारे में है कि इनमें से कौन कौन से कॉजेज़ थे जिनकी वजह से 1857 रिवोल्ट होता है। इनमें से कौन से 4 हमने कॉजेज़ देखने हैं। तो पहला है सर्विंग आउटसाइड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये एकदम सही यहाँ पे पॉइंट है। अब जितने भी सोल्जर्स इंडिया से बाहर जाते थे, चाहे वो अफ़गान वॉर लड़ने जा रहे हो या कोई भी और लड़ाई लड़ने जा रहे हो, तो जब वो वापस आते थे तो गांव में उनको कभी कभी घुसने भी नहीं दिया जाता था कि तुम बाहर गए हो और तुमने अपनी कास्ट को खो दिया है, तुमने वहाँ पे एंटी कास्ट वो बातें की होंगी, हो सकता है कुछ भी खा पी लिया होगा। तो बहुत एक सामाजिक बहिष्कार हो जाता था, सोशल बॉयकॉट हो जाता था जब कोई भी सोल्जर अपने एरिया से, अपनी मातृभूमि से बाहर जाता था सर्व करने के लिए। तो एक बहुत सीरियस इशू था उस टाइम के हिसाब से। सेकंड है गवर्नमेंट्स डिज़ायर्स टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी, ये भी एक पॉइंट था। उस टाइम पे इंडियन सोसाइटी बहुत ज़्यादा रिलीजियस थी, इसलिए क्रिश्चियनिटी का जो अटैक था हिंदू मुस्लिम रिलीजन्स पे, ये चीज़ लोगों को बिल्कुल पसंद में नहीं आती थी। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट था। सेकंड है लैक ऑफ प्रमोशन और पोल्ट्री और एमोल्यूमेंट्स के पैसे ज़्यादा नहीं मिलते थे, ये भी एक पॉइंट था कि आप कितनी ही मेहनत कर लो, लेकिन एकदम जो टॉप पे आपका ऑफिसर रहेगा वो एक यूरोपियन या फिर अंग्रेज़ ही रहेगा। थर्ड द लास्ट पॉइंट इज़ एनेक्सेशन ऑफ अवध। देखो 1857 में जो अवध का एनेक्सेशन होता है वो एक लास्ट एक टिपिंग पॉइंट होता है, जिसके बाद रिवोल्ट की तैयारी ज़ोरों शोरों से हो जाती है, क्योंकि जो मैक्सिमम सोल्जर्स हैं वो अवध वाले, जो सेंट्रल यूपी वाले इलाका है वहाँ से आ रहे हैं। इन्होंने हालांकि सारे इंडिया को जीत के दिया अंग्रेज़ों के लिए, लेकिन फिर भी ये चाहते थे कि इनका अपना इलाका कम से कम फ्री रहे। इसलिए अवध को एनेक्स करने के बाद जब भी लॉर्ड डलहौजी ने एनेक्स किया बिना किसी बात के, तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी यहाँ पे होती है। तो सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट होंगे, सो डी अगेन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरह आपने क्वेश्चन को एनालाइज करना है, इनकी स्टेटमेंट्स को, इनकेस आपने वो नहीं भी पढ़ा हो। नाउ द 10th क्वेश्चन कि इनमें से कौन से लीडर्स लैंड होल्डर सोसाइटी के साथ जुड़े हुए थे, जो इंडिया में पहली एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जो 1830s में आती है। दैट वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में एस्टैब्लिश होती है। सो प्रसन्न कुमार टैगोर, राधा कामदेव, राम कमल सेन, GL चेत्ती, इनमें से कौन कौन से थे। अब ये जो लैंड होल्डर सोसाइटी है, आपने यहाँ पे एक लॉजिक लगाना है कि वो बंगाल में इस्टेब्लिश होती है। तो आपने ये देख लेना है इनमें से कौन से जो नेम्स हैं वो बंगाली नहीं हैं। जो बंगाली नहीं होगा वो डेफिनेटली इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे इतना कम्युनिकेशन वाला सिस्टम नहीं था। सो यहाँ पे जो GL चेत्ती है, अगेन ये मद्रास से थे, तो इनका इस लैंड होल्डर सोसाइटी से कोई भी लेना देना नहीं था। बाकी सारे के सारे लीडर्स इस लैंड होल्डर सोसाइटी के पार्ट थे। सो 1, 2 एंड 3, तो सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट इसमें हो जाएगा।
ये जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी ये लॉयलिस्ट थी, ये अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बिल्कुल भी आवाज़ नहीं उठाते थे और रादर अपने जितने भी ज़मींदारों के जो भी इश्यूज़ थे वो उनको लेकर ये बात किया करते थे अंग्रेज़ों के साथ। तो ये एक्चुअल में अंग्रेज़ों के दोस्त थे, कोई रेबेल्स या फिर कोई रिवोल्ट वाली बात करने वाले लोग नहीं थे। एक और नाम जो इन सोसाइटीज़ के साथ जुड़ा था डैट वाज द्वारका नाथ टैगोर, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन थे उस टाइम पे और बहुत ही एक अच्छी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि दादा थे रविंद्रनाथ टैगोर के। वो सबसे इम्पोर्टेंट लीडर्स में से एक थे जो शुरुआत की 3-4 सोसाइटीज़ बनी। नो 11th क्वेश्चन, इनमें से कौन सी प्री कांग्रेस एसोसिएशंस को इंग्लिशमैन ने बनाया था? यहाँ पे देखना है कि कौन सी एसोसिएशंस को फॉर्म करने वाले थे वो अंग्रेज़ थे, इंडियंस नहीं थे। अब पहला है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो कि इंग्लैंड में बना 1840s में। सेकंड है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो कोलकाता में बनती है। थर्ड है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो फिर से इंग्लैंड में ही बनती है, लेकिन इसको दादा भाई नौरोजी इस्टेब्लिश करते हैं ताकि इंडियंस की डिमांड्स अंग्रेज़ी पब्लिक तक रख सकें, दादा भाई नौरोजी। एंड मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो पीछे नाम हमने किया है जीएल चेत्ती ने इस्टेब्लिश की थी। इनमें से एक ही एसोसिएशन है जो कि बनाई गई थी इंग्लिशमैन के द्वारा, दैट इज़ ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ठीक है, इनको बनाने वाले इंग्लिशमैन थे, बाकी सारी की सारी जो थी वो इंडियंस ने बनाई थी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आंसर यहाँ पे बी होगा। यहाँ पे एक करेक्शन आप कर लीजिए, यहाँ पे सिर्फ 1 ओनली कर लीजिए, थोड़ी करेक्शन यहाँ पे करने वाली है तो 1 ओनली यहाँ पे कर लीजिए। सो दिस वाज द ओनली एसोसिएशन फाउंड बाय द इंग्लिशमैन, बाकी सब में इंडियंस इन्वॉल्व थे, उन्होंने ही इस चीज़ को बनाया था। अब हम 12th क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स फिरोज शाह मेहता के रिगार्डिंग ट्रू हैं? अब पहला स्टेटमेंट, इन्होंने एक अंग्रेज़ी अखबार निकाला बॉम्बे क्रॉनिकल, दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड है ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे, दैट इज़ आल्सो करेक्ट, क्योंकि एक पारसी लीडर थे जो कि बॉम्बे वाले इलाके में ही रहते थे और इस एसोसिएशन के ये बहुत प्रोमिनेंट हेड थे। इनको इवन द लायन ऑफ बॉम्बे भी कहा जाता था, इतने बड़े लीडर थे फिरोज शाह मेहता। द लायन ऑफ बॉम्बे भी इनको कहा जाता था। थर्ड था ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस, ये भी सही स्टेटमेंट है। एंड फोर्थ है कि वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के आइडियाज़ के साथ सहानुभूति रखते थे, सिंपथाइज करते थे। दिस इज़ रॉन्ग। एक्चुअल में जब 1907 में सूरत स्प्लिट होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट थे एक्सट्रीमिस्ट के और ये कहते थे कि इनको कभी भी कांग्रेस में घुसने नहीं देना है। तो बिल्कुल ही ज़्यादा एंटी थे एक्सट्रीमिस्ट के, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे वो लाला लाजपत राय हो। और इनकी डेथ 1915 में होती है और 1916 में ही क्या हो पाता है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स का मिलन हो पाता है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाती है एंड 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हो जाएंगी। सो ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इनमें से कौन से जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट्स हैं इनको हम सही ऑर्डर में लगाएंगे, कौन पहले बने फिर उसके बाद और फिर उसके बाद। सो जॉर्ज यूल, बदरुद्दीन तैयब जी एंड दादा भाई नौरोजी, 3 यहाँ पे लीडर्स हैं। तो यहाँ पे देखिए जॉर्ज यूल कब बनते हैं, 1888 में। देन बदरुद्दीन तैयब जी बनते हैं 1887 में, दादा भाई बनते हैं 1886 में। तो इसलिए यहाँ पे 3, 2, 1 सीधा एक सीक्वेंस बन जाता है। सो डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। ये चीज़ आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि जो जॉर्ज यूल थे वो फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। जॉर्ज यूल फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट, और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट नेचुरली कौन हो जाएंगे, बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हो जाते हैं, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। तो डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अब 14th क्वेश्चन पे मूव करते हुए, ये मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं, मॉडरेट्स के रिगार्डिंग। सो द मॉडरेट्स वर क्रिटिसाइज्ड मोर फॉर देयर ऑब्जेक्टिव्स रादर देन देयर वेज एंड स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग। सो मॉडरेट्स को जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स थे इसलिए ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था रादर देन उनके काम करने के तरीके से। ये एकदम रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि मॉडरेट्स को क्रिटिसाइज़ ही एक्सट्रीमिस्ट लोग या बाकी लोग इसलिए करते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे। वो ब्रिटिश को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज़ नहीं करते थे और उनके आगे हमेशा
बहुत ही सॉफ्टली बिहेव करते थे, प्रेयर्स और पिटिशंस के साथ काम करते थे। एग्रेशन इनकी एक्टिविटीज़ में, इनके तरीक़ों में बिल्कुल नहीं था, तो इसलिए इनके साथ नाराज़गी वो विद टाइम वो बढ़ती चली गई। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। तो सेकंड है द अर्ली मॉडरेट लीडर्स, वो हाईली सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स थे जो कि पॉलिटिक्स करते थे सिर्फ जब भी उनको टाइम लगता था। दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। जो मॉडरेट लीडर्स थे शुरुआत में, चाहे फ़िरोज़ शाह मेहता हैं, चाहे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हैं, ये अपने प्रोफेशन में बिल्कुल टॉप पे थे। कोई टॉप लॉयर है, कोई टॉप जर्नलिस्ट है, कोई बहुत अच्छा टीचर है, इसलिए जब भी टाइम कभी फ्री होता था तभी पॉलिटिक्स करते थे। ये बिल्कुल सीजन्ड पॉलिटिशियंस नहीं थे कि थ्रू आउट पॉलिटिक्स से ही अपना कमा रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं बहुत एग्रेसिवली काम ये लोग नहीं कर रहे थे। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगी। सो 2 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर हेयर, क्योंकि फर्स्ट यहाँ पे गलत हो जाती है। अब हम आते हैं 15th क्वेश्चन पे। अब इनमें से कौन से जो न्यूज़पेपर्स हैं वो स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं, ये हमने देखना है। संध्या, संजीवनी, हितावदी एंड बंगाली। यहाँ पे जो संध्या पेपर है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये एक रेवोल्यूशनरीज का पेपर था। एंड एक्चुअल में जो मॉडरेट लीडर्स थे स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट के, उनका इस न्यूज़पेपर के साथ कोई लेना देना नहीं था। और बाकी जितने भी थे ये सारे के सारे स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट के मॉडरेट लीडर्स के द्वारा ही चलाए हुए हैं। चाहे संजीवनी है, चाहे हितावदी है, चाहे बंगाली है, इसमें SN बैनर्जी, कृष्ण कुमार मित्रा जैसे लीडर्स बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंटली इन्वॉल्व थे। सो 2, 3, 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन B विल बी द राइट आंसर, एक फर्स्ट वाले ऑप्शन को छोड़कर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिर से स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट के रिगार्डिंग है कि ठाकुर मार झूली जो कि ग्रैंड मदर्स टेल्स हैं, जिसकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो कि बंगाल में चली, उसको किसने लिखा? क्योंकि जो स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट थी वो कल्चरल मूवमेंट भी थी, बंगाल की का जो कल्चर है उसको रिवाइव करने की बात कर रही थी, तो इसलिए ग्रैंड मदर्स टेल्स हैं वो भी पॉपुलराइज हो गई। तो उनको लिखने वाले कौन थे? तो इसका आंसर होगा DN माजूमदार, जिन्होंने ये ग्रैंड मदर्स टेल्स को लिखा, और ये आपको बिपिन चंद्र वाली बुक में भी मिल जाएगा। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कल्चरल पॉइंट हो जाता है स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट का। सो दिस इज़ समथिंग जो कि नोट डाउन आपको करना चाहिए। सो A इसमें राइट आंसर होगा। जो नंदलाल बोस हैं वो पेंटिंग के साथ एसोसिएटेड थे, और आचार्य PC रे इन्होंने फैक्ट्री बनाई थी। स्वदेशी एंटरप्राइज की जब हम बात करते हैं, सो A विल बी द राइट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू 17th क्वेश्चन, फिर से स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट के ऊपर है। पहला स्टेटमेंट है कि दिस मूवमेंट कुड नॉट ड्रॉ द मासेस ऑफ द मुस्लिम पेजेंट्री। ये एकदम सही स्टेटमेंट है। हालांकि मुस्लिम्स और हिंदूज़ ने काफ़ी जगह एक साथ पार्टिसिपेट किया, एक दूसरे को राखी तक बांधी, लेकिन उसके बावजूद अगर हम बांग्लादेश वाला ईस्टर्न बंगाल देखें, वहाँ पे मुस्लिम जो फार्मर्स थे जो गांव में रहते हैं, फिर भी उनका पार्टिसिपेशन उतना नहीं हमें मिलता है। ठीक है, तो जो पहला स्टेटमेंट है वो एकदम सही है। सेकंड है द पार्टीशन अटेम्प्ट वाज अ डेलिबरेट इनिशिएटिव टू कम्युनलाइज द बंगाली सोसाइटी। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। ये पार्टीशन किया ही ईस्ट और वेस्ट में इसलिए किया गया था ताकि हिंदू मुस्लिम डिवाइड जो एक बंगाली सोसाइटी में है, जो इतना प्रोमिनेंट नहीं था, उसको बनाया जा सके। ढाका कैपिटल दे दी मुस्लिम्स के लिए, और कैलकाटा को हिंदू कैपिटल के फॉर्म में बहुत ज़्यादा इसको पॉपुलराइज़ किया गया है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, कि अब कलकत्ता के जो हिंदूज़ हैं वो ढाका वालों को तंग नहीं करेंगे। वहाँ पे जाके स्पीचेस तक दी लॉर्ड कर्जन ने, तो उसका यही पर्पस था, कम्युनलाइज करने का। सो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होंगी। सो C विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल हम यहाँ पे देखते हैं। ये अगेन स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट के रिगार्डिंग है। सो डॉन सोसाइटी है, उसको किसने फॉर्म किया था? अश्विनी कुमार दत्त, एंड बरिसाल समिति वो सतीश चंद्र मुखर्जी। अब इसमें दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो इनकरेक्ट हैं। फैक्चुअल सवाल है, डॉन सोसाइटी शांति निकेतन की तरह एक एजुकेशनल सिस्टम था जो कि इंडिजिनस एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए बनाया था, क्योंकि शांति निकेतन जैसा इंस्टीट्यूट भी जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था, वो क्योंकि अंग्रेज़ी स्कूलों में वो नहीं जाना चाहते थे, सरकारी स्कूलों में, इसलिए खुद ही कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिए थे कि हम बंगाली और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो उनमें से डॉन सोसाइटी अगेन एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था जो कि सतीश चंद्र मुखर्जी ने बनाया था। और बरिसाल समिति जो कि एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन थी जो लोगों की हेल्प कर रहे थे, पंचायती का भी काम कर रहे थे, सोशल वेलफेयर का काम कर रहे थे ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट, ये
अश्विनी कुमार दत्त ने बनाया था। तो एक्चुअली में इसको इंटरचेंज कर दिया गया है। सो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाती हैं। सो डी विल बी द राइट आंसर। नाउ 19th क्वेश्चन, इसमें भी दो स्टेटमेंट्स हैं। सो डिसलॉयल बाबूस का जो कांग्रेसमैन को टैग दिया था वो मुस्लिम लीग ने दिया था। जो डिसलॉयल बाबूस, कांग्रेस जब इस्टेब्लिश हुआ तो काफ़ी उनका मजाक उड़ाया जाता था जो कांग्रेसमैन थे, और उनको क्या बोला जाता था कि ये तो डिसलॉयल बाबूस हैं। ठीक है, बाबूस क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो मैक्सिमम अच्छी फैमिली से आते थे, अपर क्लास फैमिली से आते थे, इसलिए कहा जाता था। तो क्या ये टैग मुस्लिम लीग ने दिया था? दिस इज़ रॉन्ग। दिस टैग वॉज गिवन देम बाय द इंग्लिशमैन। अंग्रेज़ी सरकार ने उनको ये टैग दिया था। हालांकि मुस्लिम लीग भी कोई पसंद नहीं करते थे कांग्रेस को, लेकिन फिर भी। तो सेकंड स्टेटमेंट है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू टेक अप ओनली सोशल इश्यूज। दिस इज़ राइट। शुरुआत में जो ब्रिटिश ने बर्दाश्त किया कांग्रेस को, इसी बेसिस पे किया कि पॉलिटिकल बातें उतनी नहीं करेंगे और अपने सोशल इश्यूज़ में ही उलझे रहेंगे और आपस में शायद लड़ें भी। ठीक है, यही बात लॉर्ड डफरिन भी कहते हैं, क्योंकि उनके टाइम पे ये इस्टेब्लिश होता है, इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। सो 2 विल बी इट्स राइट आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज, ये स्टेटमेंट किसने दिया? फिर से एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि नेशनल कांग्रेस मस्ट कन्फाइन इटसेल्फ टू क्वेश्चंस इन विच द एंटायर नेशन हैज़ अ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कांग्रेस लीडर ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हम सिर्फ वही मुद्दे उठाएंगे जिसमें सारे देश के भले की बात हो। वो मुद्दा हम नहीं उठाएंगे जिसमें कोई कास्ट की बात हो, कोई क्लास की बात हो, कोई रिलीजन की बात हो, ताकि जो इंडियंस हैं वो पहले ही डिवाइड ना हो जाए। तो ये स्टेटमेंट देने वाले थे दादा भाई नौरोजी जब कांग्रेस इस्टेब्लिश हो चुकी थी, सो दैट यूनिटी जो है पूरे इंडिया में वो बना के रखी जा सके। यूनिटी यहाँ पे एक मेन पॉइंट था। सो ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। सो आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया। फिर से हम नेक्स्ट सेशन में हाजिर होंगे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेके। तब तक टेक केयर, रिवाइज वेल एंड जय हिंद।